दोस्तों, अनूप डिवीजन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जो राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 13 तारीख को जो है हुआ था, 13 सितंबर 2015 को प्रथम पाली में, उसको जो है उस पेपर के बाद परीक्षण करेंगे। इसमें इसको सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न आया है, क्योंकि यह देखना बड़ा जो है अनिवार्य होता है कि अगर आपको जब समझ में आ जाएगी कि किस टॉपिक से किस प्रश्न क्षेत्र से जो है प्रश्न उठाया जाता है, तो वह जो है आगामी परीक्षाओं के लिए जो है फायदेमंद साबित होता है। तो पहला पोर्शन जो है सामान्य हिंदी हम लोग देखेंगे। तो सामान्य हिंदी में आप देखेंगे कि लोकोक्ति और मुहावरे से, विलोम शब्द से जो है दो दो प्रश्न आए हुए हैं, जबकि वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, वर्तनी, अनेकार्थी शब्द से जो है एक एक प्रश्न आए हुए हैं। वाक्य त्रुटि से 2 प्रश्न आया हुआ है। तत्सम तद्भव से भी 2 प्रश्न आया हुआ है। वाक्य के लिए एक शब्द से भी जो है 2 प्रश्न आया हुआ है। रिक्त स्थान की पूर्ति से जो है 2 प्रश्न आया हुआ है, जबकि पर्यायवाची, संधि, समास, अलंकार से जो है एक एक प्रश्न आए हुए हैं। और सही वाक्य चयन करने के लिए 1 प्रश्न आया हुआ है। रस से है जो है 2 प्रश्न आया हुआ है, और काल कारक से एक एक प्रश्न आया हुआ है। यानी कि लगभग सभी टॉपिक से जो है एक प्रश्न उसने जो है कवर जरूर किया है। तो अगर तैयारी करना है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम लोग को जो है सारा, अगर इस लेखपाल की आप तैयारी कर रहे हैं, राजस्व लेखपाल की, तो हर एक टॉपिक को जो है आपको कवर करना होगा। इसके लिए जो है प्रैक्टिस तो आप करिए ही, साथ ही जो है हर एक टॉपिक को समझने के लिए जो है आप क्लास भी जो है हम लोग का देख सकते हैं हमारे चैनल पे। पहला प्रश्न है हिंदी में जो है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 और 2 में जो है लोकोक्ति और मुहावरा दी हुई है, उनके जो है आपको अर्थ बताना है। तो पहला प्रश्न है, खिसियानी बिल्ली जो है खंभा नोचे। इसका अर्थ होता है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए या अपने जो है शर्म को छुपाने के लिए व्यर्थ में गुस्सा करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका मतलब है जो है छल कपट का व्यवहार जो है बार बार नहीं चलता। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 और 4 में जो है विलोम शब्द बताना है आपको। तीसरे में जो है कृश दिया हुआ है। कृश का अर्थ होता है कमजोर, दुबला पतला। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर बी, हिस्ट पुष्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है खूटी शब्द का बहुवचन बताना है आपको। खूटी शब्द का बहुवचन जो होता है खूटिया होता है, ऑप्शन सी खूटिया। यहाँ पे ध्यान रखना है कि या में जो है चंद्रबिंदी होता है और यहाँ पे या है चंद्रबिंदी नहीं है, तो ये नहीं होता है। खूटिया में जो है या में चंद्रबिंदी होता है, दोनों में, खू में भी चंद्रबिंदी होता है, या में भी चंद्रबिंदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का जो है दूसरा अर्थ बताना है। यहाँ पे अज एक शब्द दिया हुआ है, अज का एक अर्थ दिया हुआ है अजन्मा, उसका जो है आपको दूसरा अर्थ बताना है। तो अज का जो है एक अर्थ होता है ईश्वर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ईश्वर के अलावा जो अज का अर्थ होता है ब्राह्मण। अज का जो है अर्थ बकरी भी बकरा होता है। तो अज का अर्थ अजन्मा होता है, यानी जिसका जन्म न हुआ हो। अज का अर्थ ईश्वर भी होता है, अज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, अज का अर्थ जो है बकरा भी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है प्रतिनिधि, यानी ऑप्शन ए, प्रतिनिधि जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बाकी जो ये तीनों हैं गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय में जो है जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो जलपान का उत्तम प्रबंध नहीं, जलपान का होगा, यहाँ पे को की जगह पे का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो अच्छी लगती है नहीं, अच्छा लगता है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे तत्सम शब्द को चुनना है। तो यहाँ पे जो आज है, आज तद्भव शब्द है, आज का तत्सम होता है अद्य। आंख भी जो है तद्भव शब्द है, आंख का तत्सम होता है अच्छी। आग भी तद्भव है, आग का तत्सम जो होता है अग्नि, जबकि अग्र जो है तत्सम शब्द है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्र का जो तद्भव होता है आगे। नेक्स्ट
प्रश्न जो है 11 और 12 में आपको वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। तो यहाँ पे पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी के लिए जो एक शब्द होता है उपत्यका, ऑप्शन डी। उपत्यका का मतलब होता है पर्वत की तलहटी। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, कृपण। यहाँ पे जो है मसृ दिया हुआ है, मसृ का अर्थ होता है चिकना और उसका विलोम होता है रुच्छ। मसृ का विलोम क्या होगा? रुच्छ। और मितव्ययी होता है जो कम पैसे में ही अपने सारी जरूरतों को पूरा कर ले, मितव्ययी, इंग्लिश में उसको इकोनॉमिकल बोलते हैं। और अल्पव्ययी को जो है कम खर्च करने वाला। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या बोलते हैं? कृपण। नेक्स्ट जो है 13 और 14 के वाक्यों में जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो 13 में दिया हुआ है कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने, तो यहाँ पे क्या आएगा? शत्रु, ऑप्शन ए, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ठीक। नेक्स्ट है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को देश रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? उद्यत रहना चाहिए। उद्यत का मतलब होता है आतुर रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अरविंद, अरविंद शब्द का जो है पर्यायवाची आपको बताना है। तो अरविंद किसका पर्यायवाची होता है? कमल का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द है जलज, अम्बुज, नीरज, अम्बुज, नीरज, सरज और सतदल इत्यादि। नेक्स्ट निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन का जो संधि विच्छेद क्या होता है? निह धन धन। अतः आप इस पे कौन सी जो है संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। संधि का क्लास जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, मैं उसको अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो देख सकते हैं एक बार। लिंक जो है नीचे दे दूंगा, उसको आप एक बार देख लीजिए। आपका जो है संधि का सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर का समास विग्रह क्या होगा? देशों में अंतर है जो। तो यहाँ पे कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय समास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार होगा, यानी ऑप्शन सी। रूपक अलंकार में क्या होता है? जहां पे जो है उपमेय में जो है उपमान को आरोपित कर दिया जाए या उपमेय को उपमेय रूपी उपमान मान लिया जाए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अंबर पनघट। अंबर का मतलब होता है आकाश, पनघट का मतलब क्या होता है? सरोवर। तो यहाँ पे आकाश को जो है सरोवर जो है मान लिया गया है, यानी आकाश रूपी सरोवर। और यहाँ पे दिया है तारा घट। तारा को जो है घट मतलब, तारा मतलब होता है तारा और घट का मतलब होता है घड़ा। यहाँ तारा को जो है घड़ा मान लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें जो है अमीय जो है तद्भव है। बाकी इष्टिका, कुपुत्र और उलूक शब्द जो है तत्सम है। इष्टिका का जो है, इष्टिका का तद्भव क्या होगा? ईट, ईट। कुपुत्र का जो है कपूत, उल्लूक का उल्लू और अमी जो है तद्भव शब्द है। अमी का तत्सम जो होता है अमृत। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 और 21 में जो है वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है। तो प्रश्न संख्या 20 में जो है सही वाक्य है ऑप्शन डी, तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। प्रश्न संख्या 21 में जो है सही वाक्य कौन सा है? ऑप्शन डी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, यानी ऑप्शन बी। जबकि उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। रति जो है प्रेम श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। और हास जो है हास्य रस का जो है स्थायी भाव हास्य या हास्य होता है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में जो है कौन सा भूतकालिक भेद है? तो मैं खाना, जब भूतकाल में कोई वाक्य हो और वहां पे कार्य जो है, कार्य के व्यापार जो है पूर्ण हो चुका हो, कार्य जो है पूर्ण हो चुका हो, तो वहां पे पूर्ण भूतकाल होता है, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में जो है रेखांकित पद में कौन सा कारक है, यानी सेवक को में कौन सा कारक है? अब यहाँ पे ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है।
आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे कर्म कारक, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक यहाँ पे आप उत्तर लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे कर्म कारक नहीं होगा, संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन ए संप्रदान कारक इसलिए होगा क्योंकि कर्म कारक में क्या होता है, जब क्रिया का जो है कर्म पर प्रभाव पड़ता है तब वहां पे कर्म कारक होता है, जबकि संप्रदान कारक में क्या होता है कि जब क्रिया जिसके लिए की जाती है, यहाँ पे कंबल जो है किसके लिए दी जा रही है, सेवक के लिए, तो यहाँ पे को जो आया है के लिए के अर्थ में आया है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। वैसे कारक का क्लास जो है मैं इसको डिटेल में बना दूंगा, आप लोग जो है इसको एक बार देख लीजिएगा, आपका कारक का जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो इस ठठेरा जो है पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ठठेरीन, यानी ऑप्शन ए। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट पोर्शन है सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में आप लोग देखेंगे कि इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इस पेपर में जो है 5 क्वेश्चन आए थे, जबकि भारतीय संविधान से 4 प्रश्न आया था, विज्ञान से जो है 5 प्रश्न आया था, करंट अफेयर से भी 5 प्रश्न आया था, भूगोल से 2 प्रश्न, अर्थशास्त्र से 1 प्रश्न, जबकि विविध से 3 प्रश्न आया था। यहाँ पे आप देखेंगे 4 जो मेजर पोर्शन है, इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संविधान, विज्ञान और करंट अफेयर्स। जरूरी नहीं है कि ये इतने ही क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में आए, लेकिन ये एक दिखाता है कि ये जो है मेजर पोर्शन फिर भी रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर से कम 5 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा और साइंस से भी जो है 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सामान्य जानकारी का, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, तो इसमें जो है रक्षा व्यय, यानी ऑप्शन सी, रक्षा व्यय जो होता है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, उसका नाम क्या है। तो रुधिर में जो है ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि कोलेजन जो है संयोजी ऊतकों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, और मायोग्लोबिन जो है आपके जो है मांसपेशियों में जो है पाया जाता है, जब टिश्यू जब चोट लगता है उसको, तो जब खून बहता है तो उस समय इस मायोग्लोबिन का जो है स्त्राव होता है। क्रिएटिन जो है प्रोटीन बालों में पाई जाती है प्रोटीन। अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन क्या है, तो जब एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, देशों के बीच में लोगों का जो है संचलन, देशों के बीच में लोगों का संचलन क्या कहलाता है, माइग्रेशन। नेक्स्ट है, यह जो है उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उसमें सॉफ्ट बैंक भारत इंटरप्राइजेज ने जो है फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप से जो है एक मिलकर एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीनटेक बनाया था, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन के निवेश करने की बात उस समय की गई थी। नेक्स्ट है, नेपाल भूकंप त्रासदी, ये भी जो है उस समय करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। नेपाल भूकंप गैस त्रासदी हुई थी तो भारत ने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम दिया था ऑपरेशन मैत्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो होती है 25 वर्ष, यानी ऑप्शन बी, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष होता है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, किसके द्वारा, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो मनाया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग को जो है तत्काल स्वीकार करने के लिए जो है 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है मनाया गया था। हुआ यूँ था कि जो है 12 अगस्त 1946 को तत्कालीन वायसराय के द्वारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस समय अंतरिम सरकार गठन करने का जो है प्रस्ताव दिया गया था, जिसे जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा जो है इसका विरोध किया गया, और उसी के विरोध में जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, या इसको सीधी कार्रवाई दिवस भी बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन, तो उसको जो है मनाया गया। और इसके वजह से जो है कलकत्ता में दंगा भड़क गया। कलकत्ता में जो है कई लोगों की जानें, हजारों लोगों की जानें गई थी इसमें, और इसको जो दंगा हुआ था उसको कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीषण हत्याकांड भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है,
चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना जो है 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। चौरी चौरा हत्याकांड जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी के दौरान जो है गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक ब्रिटिश पुलिस स्टेशन था, वहाँ पर जो है आंदोलनकारी ने उस स्टेशन पुलिस स्टेशन पे जो है में आग लगा दी, और जिससे वहाँ पे जो है जो छिपे हुए पुलिस थे उनमें से जो है 22 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद जो है 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जो है कौन सा है? तो इनमें जो है फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है। होता क्या है कि आपने जो है चार्ट देखा होगा, पीरियोडिक टेबल देखा होगा, इस टाइप का होता है। यहाँ पे 6 होते हैं। यहाँ पे जो है अक्री गैस होता है, यानी हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे हैलोजन होता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जब हम बाएं से दाएं साइड में जाते हैं तो जो है विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है। तो यहाँ पे अब चूंकि ये तो अक्री गैस है, ये विद्युत ऋणात्मक होते नहीं है। उसके बाद सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता जो है यही वाला ग्रुप, यही हैलोजन वाला ग्रुप होगा। तो यहाँ सबसे ऊपर क्या होता है? फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन ही जो है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। नेक्स्ट है, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? तो यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। इसको जो है चिली ने अर्जेंटीना को हराकर जीता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। विपक्ष का जो नेता होता है वह कैबिनेट स्तर का जो है होता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। मकर रेखा के दक्षिण में, यहाँ पे आपको मकर रेखा, भूमध्य रेखा या कर्क रेखा के संदर्भ में बताना है। तो जो है कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में या मकर रेखा के उत्तर में भी बोल सकते हैं, और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रंगून। 1857 के जो है विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून जो है निर्वासित कर दिया गया था। वहीं पर जो है बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी, और बहादुर शाह जफर का जो है मजार भी रंगून में ही है। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है नमक कानून जो बना था उसके विरोध में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मासिनराम, मेघालय में। नेक्स्ट, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? एनपीपी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका जो है तत्कालिक उद्देश्य था प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो है समुचित सेवा प्रणाली की स्थापना करना था, जबकि इसका दीर्घकालिक उद्देश्य जो है 2045 तक जो है जनसंख्या में स्थायित्व लाना, इसका जो है दीर्घकालिक लक्ष्य है, उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। उस समय जो है जहीर अब्बास को चुना गया था। वर्तमान में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के जो अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर। शशांक मनोहर जो है वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2015 के चौथे सप्ताह में अभी करंट अफेयर क्वेश्चन था। 2 उद्यमियों और अनेक निकायों के बीच जो है अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता असम में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, उच्छादन या अनावरण पर जो है किसी पदार्थ के वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रस्वेदन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आपने देखा होगा कि जो है नमक जब ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो वह जो है वायु से नमी ग्रहण करके जो है गीला हो जाता है। तो इसी क्रिया को जो बोलते हैं, इसी गुण को जो बोलते हैं प्रस्वेदन बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में जो परिष्करण शालाएं हैं वो किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो जो है ये मथुरा, डिगबोई और पानीपत परिष्करणशालाएं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है स्थापित की गई हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे जो है कुछ लोगों में कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग जो है मूल अधिकार को भी उत्तर मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि मूल अधिकार जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, न कि मूल अधिकार को। पूरे मूल अधिकार को नहीं कहा है, अनुच्छेद 32 यानी जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा है, और संविधान का आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण जो है किस जो है वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है? ब्राह्मण मूल पाठ जो है मेन जो वेद होते हैं उनकी जो है व्याख्या या उनको सरलता समझाने के लिए जो किए जाते थे। तो जो है शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण यजुर्वेद ब्राह्मण के जो है मूल पाठ हैं, जबकि सामवेद का जो है मूल पाठ है तांड्य, ऋग्वेद का जो है मूल पाठ है ऐतरेय, और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वह है गोपथ। नेक्स्ट, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो है पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा जो है कम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया था? स्वर्ण सिंह समिति ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा के सिफारिशों पे जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था। मूल कर्तव्य कहाँ पे? भाग 4 क में उल्लिखित है। और इन्होंने जो है स्वर्ण सिंह समिति ने जो है 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन जो है मूल रूप से जो है 10 मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, वह है जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है जो गार्जियन है उनके द्वारा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पोर्शन है ग्रामीण विकास। इसमें जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से प्रश्न आता है, उससे संबंधित उत्तर प्रदेश और जो है ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं से प्रश्न आता है, और जनगणना से संबंधित भी जो है प्रश्न इसमें आता है। इसका जो पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया था? यह उस समय जो है करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। इसमें जो है 685 करोड़ रुपए जो है उस समय प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो है 2011 के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है वह है 829। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। भारत का 382 है और उत्तर प्रदेश का 829 है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के जो है अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 50 मीटर की दूरी से कम पर जो है कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो इसके अनुसार जो है 70 लीटर, यानी इसका सही उत्तर होगा डी, 70 लीटर जो है 50 मीटर की दूरी से कम पर जो है पानी उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जो है 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो है 18 मंडल हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय। तो इसमें जो है नगरीय औद्योगिक संपदाओं को जो है छोड़कर बाकी सब में जो है बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का जो है उद्देश्य है इसका।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जितने भी कार्यक्रम हैं जो है आपको अंकित सर पढ़ाएंगे ग्रामीण विकास के अंतर्गत, और जो है ये वाला चौथा पार्ट है जो पोर्शन है उसके बारे में जो जितने भी टॉपिक होते हैं उसको डिटेल में पढ़ाएंगे। आप लोग जो है उस क्लास को जरूर देखिएगा। अगर आप लोग उस क्लास को देख लेंगे तो इतना जान लीजिए कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। अब आप देखने के बाद अगर उसके साथ मेहनत कर लेंगे तो इतना पक्का है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करके आएंगे। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में जो है मनरेगा प्रारंभ किया गया था? यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है फरवरी 2006 में, उत्तर प्रदेश में फरवरी 2006 में जो है प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में जो है कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है, जबकि पहले स्थान पे कौन है? राजस्थान। पहले पे जो है राजस्थान है, दूसरे पे जो है मध्य प्रदेश है, और तीसरे पे जो है महाराष्ट्र है। नेक्स्ट प्रश्न है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से शुरू होकर 2002 तक थी में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो वार्षिक जो है पारिवारिक आय का स्तर है 20,000 रुपये। यानी 20,000 से रुपए से वार्षिक आय से जिस परिवार की आय कम है तो वह जो है गरीबी का बीपीएल के अंतर्गत आएगा जो। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो मुगलसराय क्षेत्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम 1945 में जो है पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत जो है सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता जो है आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? तो यहाँ पे पूछा है सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए, तो ये ध्यान रखना है। सामान्य श्रेणी के लिए जो है 25% और अधिकतम जो है 7500 रुपए यानी 7,500 रुपए है। जबकि अगर SC/ST का पूछे तो SC/ST के लिए जो है 33% या अधिकतम 10,000 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत जो है मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने और उपभोग करने में जो है स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो इसके लिए जो है जांच पड़ताल जो है पर डे करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दैनिक। इसकी आवृत्ति जो है दैनिक यानी डेली करना चाहिए। बात करें मिड डे मील योजना की, तो मिड डे मील योजना जो है 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है स्कूल में जो है बच्चों का नामांकन बढ़ाना और साथ ही जो है बच्चों का पौष्टिक स्तर जो है सुधारना है। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 33%। ठीक है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 243 घ में किया गया है। अनुच्छेद 243 घ जो है पंचायतों में आरक्षण से संबंधित है, पंचायतों में जो है सीटों के आरक्षण से संबंधित है। और जो है पंचायत जो है ये अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है जो है संविधान में जोड़ा गया है। 24 अप्रैल को जो है हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। 24 अप्रैल के दिन ही जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में जो है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो ये उस समय का जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। इसमें जो है कोसवानी वेबसाइट तैयार की गई थी। नेक्स्ट, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो जो होता है भारत में जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर 1 बीघा अलग अलग हेक्टेयर के बराबर होता है। तो मध्य भारत में जो होता है 0.2529 हेक्टेयर के। तो मध्य भारत में जो है 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 0.2529 हेक्टेयर। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का जो है उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में जो शास्त्रीय नृत्य का जो है उद्भव हुआ है वह है कथक, ऑप्शन सी। जबकि कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। घूमर राजस्थान और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी जो है ब्रिटिश काल में भू अधिकारों के प्रलेख होते थे। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जमाबंदी क्या होते थे? ब्रिटिश काल में जो है भू अधिकारों के प्रलेख। नेक्स्ट, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो SGSY का पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी ऑप्शन ए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1999। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो मिर्जापुर मंडल को जो है उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मिर्जापुर मंडल में जो है भदोही जो है कालीन उद्योग के लिए जो है फेमस है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में जो है 898 था, तो वर्ष 2011 में कितना पहुंच गया है? प्रश्न यहाँ पे पूछा है। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। उत्तर प्रदेश का 912 और भारत का 943। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक मिलें चीनी की पाई जाती हैं। चीनी मिलें जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं। और दूसरा जो सबसे ज्यादा मिल पाया जाता है कपड़ा, उसमें कपड़ा में भी जो है सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, BPL जो है सूचियों में से जो है छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो इसको जो है तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने समाजवादी पेंशन स्कीम जो है शुरू किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटावा जिला न्यायालय। इटावा जिला न्यायालय जो है उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा कानपुर देहात जो है इटावा जिला न्यायालय और कानपुर देहात जिला न्यायालय जो है उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेखपाल। ब्रिटिश शासनकाल में जो है 1918 में जो है लगभग प्रत्येक गांव में जो है ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में जो है लेखपाल या पटवारी की नियुक्ति जो है की गई थी। और पटवारी जो है प्रथा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? शेरशाह सूरी के काल में। ठीक है। और काजी क्या होता था? काजी जो है मुगल काल में एक न्यायिक अधिकारी होता था। नेक्स्ट, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश हैं? तो उत्तर प्रदेश की जो है राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 31। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। जबकि लोकसभा में जो है उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या कितनी है? 80। लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन आता है मैथ का। मैथ में जो है क्षेत्रफल से जो है 3 प्रश्न आया था सबसे ज्यादा इसमें। बाकी त्रिभुज, अनुपात समानुपात, मिश्रण, ब्याज, प्रतिशत, इनसे जो है 2-2 प्रश्न आया था। बाकी जो है लाभ हानि, वृत्त, बीज गणित, लस एवं मस, वर्गमूल, भिन्न, कार्य समय, ट्रेन, मानक विचलन, बहुलक, माध्यिका, बारंबारता, इन सबसे 1-1 प्रश्न आया था। यानी सभी से जो है 1-1 प्रश्न आया था। और जो मेजर प्रश्न आया है किससे? क्षेत्रफल से, त्रिभुज से, अनुपात समानुपात से, मिश्रण से, व्यास से और प्रतिशतता से, इनसे जो है 2-2 प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पे लगभग जो है सभी टॉपिक से उसने प्रश्न जो है कवर कर ही लिया है। इसका मतलब है कि हर टॉपिक को जो है कवर करना है। यहाँ पे जो है कंपटीशन, यहाँ पे पास नहीं करना होता है, यहाँ पे मेरिट बनती है। और यहाँ एक नंबर जो है काफ़ी मायने रखता है। 1 नंबर से जो है लोग के पता नहीं कितने रैंक जो है पीछे चले जाते हैं। आप लोगों ने देखा मैथ का क्वेश्चन कहाँ से आया है।
मैथ का जो सिलेबस आप देखेंगे तो उसका एक दायरा निश्चित है। उसमें जो है अगर आप सही से ध्यान देके और सही से उसको अगर तैयारी करें तो जो है मैथ के पूरे प्रश्नों को जो है सॉल्व किया जा सकता है। जबकि अभी आप देखेंगे जीके का, तो जीके का अगर उसने लिख दिया करंट अफेयर्स, लेकिन करंट अफेयर्स में कहाँ से आएगा कोई निश्चित नहीं है। अगर इतिहास ही लिख दिया तो इतिहास के प्रश्न कहाँ से आ जाएगा कोई निश्चित नहीं। लेकिन मैथ का जो है सिलेबस भी जो है एक निश्चित है और उसके जो है प्रश्नों के टाइप भी निश्चित है। मैक्सिमम जो है 20-22 तो लगातार उसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-4 जो है नया हर बार चेंज करता है। तो मैथ अगर आप ध्यान देंगे तो मैथ जो है 25 में से 25 जो है नंबर पा सकते हैं और जो है आपको मेरिट में एक अच्छा स्थान दिला सकता है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 जो है सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास कितना होगा। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, और कह रहा है वृत्त की परिधि जो है वह व्यास से 18 अधिक है, यानी व्यास से 18 अधिक है 18.6 इसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ पे पूछा है वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास क्या होता है 2r, यानी हमको यहाँ पे 2r की वैल्यू निकालनी है। तो 2r को इधर ले आएंगे तो 2πr माइनस 2r इक्वल टू जाएगा 2.6। 2r यहाँ पे कॉमन है, बचेगा पाई माइनस 1 इक्वल टू 18.6। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे 2r 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 18.6। 22/7 में से एक को जब घटाएंगे तो 22 माइनस 7 यानी 15/7 आ जाएगा। अब यहाँ पे r की वैल्यू 2r की वैल्यू हमें निकालनी है तो 18.6 बटे 7 इधर जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 15 का 15 दूनी 30 चौका 60। अब 7 का इसमें गुणा कर देंगे, 7 चौका 28, 7 दूनी 14 16, 7 का 7 8.68 सेंटीमीटर, यानी वृत्त का जो है व्यास 8.68 सेंटीमीटर होगा। अगर त्रिज्या पूछता तो बाई 2 कर देते, त्रिज्या भी निकल जाता। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक जो है क्रमशः 12 और 2448 है और दोनों संख्याओं के बीच जो है अंतर कितना है 60 है। तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछा हुआ है। तो उसने दे रखा है जो है मौसा दे रखा है 12 और लसा दे रखा है 2448 और दोनों संख्याएं मान लीजिए a और b है तो a माइनस बी जो है 60 दे रखा है। अब उसने जो है a प्लस बी पूछा हुआ है। देखिए अब इस तरीके इसको जो है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक जो है ट्रेडिशनल वे जो है कि a माइनस बी की वैल्यू पता है और एक फार्मूला क्या होता है मौसा पूरे लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। जो दोनों संख्याएं हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या a है a और b है तो a b। अब हमें देखिए a प्लस a माइनस बी की वैल्यू पता है, a b की वैल्यू पता है तो a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a। ए बी की वैल्यू कितनी होगी ए बी इक्वल टू है 12 गुणे 24 और 48। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 60, यहाँ पे रख दीजिए 60 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 12 गुणे 24 और 48। अब इसमें 12 का गुणा पहले कर दिया, दोनों 12 चौक 48 करके 48 का गुणा इसमें कर दिया, पहले 12 का गुणा आराम से करके 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 76 3 29 4। एक गुणा का जो 60 तरीका होता है गुणा करने का वो भी हम जब आप क्लास लेंगे हमारा तो क्लास में जो है पूरा बताएंगे गुणा
का साठ तरीका, वर्ग करने का साठ तरीका, वर्गमूल निकालने का साठ तरीका। अब इस 4 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 4 5 7 11। 11,000 जो है 1,17,504 और यहाँ 60 का जो स्क्वायर है 3600 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 4 0 5 5 11 7 3 10 1 11 1 2 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आई है इतना। अब हमको a प्लस बी निकालना है तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब या एक आप जो है ट्रेडिशनल तरीके से वर्गमूल निकाले, या तो जो है ऑप्शन को देख के ऑप्शन के हिसाब से एक जो है चूज करें। ऑप्शन में आपके क्या क्या है 248 348 204 और 284। तो अगर जो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है वो तो ऐसे ही छट गए, क्योंकि लास्ट में उनके 4 है और 4 का जब भी स्क्वायर होगा तो लास्ट में 6 आएगा। तो ऑप्शन बी और डी जो है कट गया, बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन जो है सी। अब यहाँ पे देखिए, अब 8 के वहां है तो 4 जो है 8 है लास्ट में, वहां पे 4 हो जाएगा। अब वहां पे 348 होगा कि 248 होगा। तो यहाँ पे देखिए 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 34 का स्क्वायर होता है 1156। तो जो वैल्यू जो है 34 की स्क्वायर के करीब ए है, तो पक्का है कि वह 348 का स्क्वायर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 348। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो आ गई a प्लस बी की, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो गया। लेकिन अब एक तरीका और है जिसको जो है आप लगाएंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी योग आई है, अगर लेकिन इसमें प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इनमें छोटी संख्या कौन है, इसमें बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, दूसरा तरीका जो है उससे लगाएंगे तो हम लोग एक ही तरीके से जो है छोटी संख्या भी पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या जो पूछे वो भी निकाल सकते हैं, योग भी निकाल सकते हैं। ये लंबा पड़ता है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल में लोग यही लगाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कैसे आपको लगाना है इस सवाल को। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है लसा दिया हुआ है 12, 24 और 48 दिया है 10, अंतर दिया हुआ है 60 दोनों संख्याओं में, और मौसम कितना दिया हुआ है 12। ठीक है, अब इस 12 से जो है अंतर में भाग देंगे, कितना आएगा 12 पंचे 60। अब इसी मौसम को लसा में भाग देंगे, कितना आएगा 12 दूनी 24 204। ठीक है, अब इस 204 का गुणनखंड ऐसा करना है कि उनका डिफरेंस जो है 5 आए। तो देखिए पहले 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे इसमें तो 4 पंचे 20, 4 एका 4, 51 बचा, यानी 17 त्रिक 51, यही इसका गुणनखंड हो गया। 12 गुणे 17 देखिए आ गया, दोनों में डिफरेंस 5 आ गया। अब जो ए आया है गुणनखंड, इस मौसम से गुणा करेंगे, एक में 12 से गुणा किए 144 आया, इसमें गुणा करेंगे 17 से तो 12 17 204 आ जाएगा। ठीक है, यही हो गई आपकी दोनों संख्याएं। अब यहाँ पे पूछ लिया छोटी संख्या कौन सी है, तो भी 100 आपको पता हो गया छोटी संख्या 144 है। बड़ा संख्या अगर प्रश्न ने पूछा है तो 204 है। अगर दोनों का योग पूछा है तो यहाँ ऐड कर दीजिए 4 4 8 4 348। अब ये सब जो सारे ट्रिक है क्लास में कैसे बनते हैं, ट्रिक याद करना अच्छी बात नहीं है। ट्रिक सबसे बड़ी चीज है, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे ट्रिक बनता है, क्योंकि जिस दिन कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, अब ट्रिक इतने सारे क्वेश्चन है कितने का ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक याद करने के बजाय उसकी कॉन्सेप्ट को समझिए, और हमारी क्लास में आप आइए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे मैथ का। आप मैथ से अगर आप डरते हैं तो आपका डर निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात जो है 9:5 है। 9:5 जो है 5 है।
और स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से जो है 4200 रुपए। यहाँ पे 9:5 का मतलब है 9x है और एक 5x है, और इन दोनों के बीच का अंतर ही दिया है कि स्कूटर का मूल्य जो है मोपेड से 4200 अधिक है। इसका मतलब क्या है कि ये इससे इसका जो अंतर है वही 4200 है, यानी 9x जो है 5x से 4200 अधिक है, तो यही तो दिया हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, तो चाहे आप स्कूटर का दाम पूछे चाहे मोपेड का, यहाँ मोपेड का दाम पूछा है, तो यहाँ 4x इक्वल टू हो जाएगा 4200, 4 का 4 0 4 5 20 और 0। अब यहाँ पे 5x की वैल्यू हमें निकालनी है, मोपेड का दाम 5x है, तो यहाँ 1 में 5 का गुणा कर देंगे, 5 × 25 2 5 5250 रुपए, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात जो है 5:12:13। भुजाओं का अनुपात है 5:12:13। तो जो है इस खेत का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो भुजाएं यहाँ पे अनुपात दिया है तो भुजाएं निकल जाएंगी। 540 मीटर, टोटल 540 मीटर है, इनका योग कितना होगा 13 12 25 5 30 से डिवाइड करेंगे, यानी ये 5x है, ये 12x है, ये 13x है, इन्हीं का ऐड करेंगे 5x प्लस 12x प्लस 13x, यही तो 540 के बराबर होगा। तो ये टोटल 30x है, 30x है 540 के बराबर, यानी x की वैल्यू हम 540/30। अब यही डायरेक्ट आपको रखना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, समय बचाना है। जब आप समझ जाएंगे तो डायरेक्ट यही 540/30 कर देंगे और ये आ जाएगा 18, यानी आपकी पहली भुजा हो जाएगी 5 × 18, दूसरी भुजा हो जाएगी 12 × 18, तीसरी भुजा हो जाएगी 13 × 18। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, अब एक क्षेत्रफल जब इसको निकालना है, यहाँ पे अनुपात देखिए 5 12 13। आपको जब भी अनुपात अगर भुजा दिया हो तो आप पहले एक चीज चेक कर लीजिए कि क्या वो समकोण त्रिभुज तो नहीं बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है उनका योग अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, सबसे बड़ी भुजा है 13 वाली, तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इसको जोड़ेंगे तो भी 169 आएगा, यानी ये जो है समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल निकालना और आसान हो गया। समकोण त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कर्ण को छोड़कर बाकी जो दो भुजाएं हैं उनका गुणनफल। तो यहाँ पे कर्ण वाला भुजा ए है और बाकी दो भुजाएं ए हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 5 गुणे 18 गुणे 12 गुणे 18। अब यहाँ से कट जाएगा 6, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324 गुणे 6 × 5 = 30। अब यही गुणा करने का जो आसान तरीका होता है, अभी एक गुणा करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। अब देखिए 18 का है, 18 का स्क्वायर हमने 324 रख दिया, 5 × 30 कर दिया, तो यहाँ 0 हो गया। अब इसका गुणा करना आसान हो जाएगा, 0 3 × 4 = 12, 2 हाथ से लगे 1, 3 दूनी 6 1 7 3 3 9, यानी 9720 वर्ग मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगर यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप यहाँ से 540/30 करेंगे, भुजा निकला और 1/2 ये कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सब चीज जो भी है सारा क्लास में आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप जो है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2a + b, यह दिया हुआ है 28 और दिया है हुआ है कि इसका जो क्षेत्रफल है वह है 48 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है AB, वह दिया हुआ है 48। तो पूछा है मेज के कर्ण की लंबाई, तो
कर्ण क्या होगा, इमेज है, कर्ण यानी वही आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण कितना होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब आपको a प्लस बी की वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू पता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला रख दीजिए। a प्लस बी बराबर है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू पता है आपको 48, 2 गुणे 48 मतलब 96। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 96 को इधर ले आएंगे तो होगा 100, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अब इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी 10। विकर्ण की लंबाई या कर्ण की लंबाई में इसके कर्ण की लंबाई क्या आ गई, 10 मीटर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे जो है, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल जो है 30 सेंटीमीटर है। एंड त्रिभुज का परिमाप जो है a प्लस बी प्लस सी जो है 30 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की जो भुजा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो अभी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और सबसे बड़ी भुजा की लंबाई इसमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। मान लीजिए बड़ी भुजा है ये, इसकी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे उसने सबसे छोटी भुजा पूछी है। अब यहाँ पे फिर से आपको ध्यान, अभी जस्ट पहले आपने एक क्वेश्चन लगाया था, वहां पे भुजाओं का अनुपात क्या था, 5:12:13। अगर आपको 13 दिख जाए तो आप एक दिमाग अपना लगाइए, कहीं वो समकोण त्रिभुज तो नहीं है। क्योंकि ऐसे आप एक लगा सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एक फॉर्मूला होता है। इस सवाल इससे भी जो है एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और एस की वैल्यू जो होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा। तो इससे अच्छा पहले अगर देख लो समकोण त्रिभुज है तो इस फार्मूले को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ जान लीजिए कि 99% चांसेस जो होते हैं उसको समकोण त्रिभुज के, क्योंकि इतना कैलकुलेटिव सवाल लेखपाल में नहीं देगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे बड़ी भुजा है 13 और सारी भुजाओं का योग कितना है 30, तो यानी अन्य दो भुजाएं जो होंगी वो 17 होंगी। ठीक है, उन दोनों का योग। अब हमें पता है कि 5:12:13 जो होता है, अगर वो होता है तो समकोण त्रिभुज होता है। तो एक बार हम इनको 5 और 7 मान लीजिए, जो दो भुजाएं हैं 5 और 12 मान लेते हैं। तो एक चीज तो हो गया कि यहाँ पे एक चीज सही हो गया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 30। अगर हम क्षेत्रफल इससे निकाल के देख लेगा, क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर आ गई तो इसका मतलब भुजाएं यही ही होंगी। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 कर्ण को छोड़कर जो होता है बाकी दो भुजाएं होती हैं उनका गुणनफल, यानी 5×12। ठीक है, तो 2 6 का 12, 6 पंचे 30 यानी 30 आ गया इसका क्षेत्रफल। यानी अन्य जो भुजाएं हैं वो 5 और 12 है, इसलिए आपका उत्तर जो होगा सबसे छोटी भुजा 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। एक पहिए की त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है और वह जो है 792 मीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर उसको लगाने होंगे। अब देखिए पहिया जो होता है, एक पहिया जब एक चक्कर में कितना लगाएगा, जितनी उसकी परिधि होगी तो पूरा पहिया है। अब एक चक्कर में जो इसकी परिधि है उतनी दूरी है तो तय करेगी। और पहिया की त्रिज्या कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, r = 21 सेंटीमीटर है, तो वहां पे उसकी परिधि निकाल सकते हैं 2πr, यानी 2 × 22/7 × 21, 7 × 21, 22 दूनी 44, 44 3 चौका 12, 3 चौका 12 13, 132 जो हो गया सेंटीमीटर उसकी परिधि होगी। अब देखिए, अब एक चक्कर में वह 132 सेंटीमीटर जो है करती है। अब टोटल दूरी कितनी है 792 मीटर। अब जैसे आपसे अगर हम पूछे कि 10 किलोमीटर दूरी है, 10 किलोमीटर की पूरी दूरी है, एक चक्कर में आप 2 किलोमीटर चलते हैं तो आपका जो है पूरा चलने में कितना करेंगे, तो कितना चक्कर लगाएंगे, तो उसे हम 2 से भाग देते हैं 5 चक्कर लगाएंगे। तो उसी प्रकार
अगर एक जो है चक्कर में या 132 सेंटीमीटर चलती है तो 792 किलोमीटर जो 792 मीटर चलने के लिए वह कितना चक्कर लगाएगा, तो इसमें 132 से भाग देंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि 792 जो है वह मीटर में है, 132 जो है सेंटीमीटर में है। तो इसको हम 792 को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 से काटेंगे क्योंकि इसमें 11 है, हमें पता है ऑलरेडी, तो 11 से काटेंगे, 11 का 11 1 11 दूनी 22, 11 से 77 2 11 दूनी 22, 12 छक्का 72, यानी टोटल हुआ 600 चक्कर उसको लगाना पड़ेगा। 792 मीटर दूरी तय करने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, 600 चक्कर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में करा रहे हैं। जब क्लास चलेगा तो वहां पे एक एक प्रश्न के लिए पूरा समय दिया जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट कैसे और उसको ट्रिक क्या, ट्रिक लोग कहते हैं लेकिन ट्रिक नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही होता है। कॉन्सेप्ट समझना आसान होता है। आपने दूसरा प्रश्न देखा था कि उस ट्रिक को हमने बता दिया, लेकिन आप अगर उसको समझ लेंगे कि वो क्यों होता है तो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो एक एक प्रश्न के लिए अच्छा समय दिया जाएगा और आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। अभी जो है प्रैक्टिस है तो थोड़ा स्पीड थोड़ा इसमें ज्यादा है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी काम में एक पुरुष एक महिला से जो है दुगना तेज है। पुरुष है, महिला है और लड़का भी है। पुरुष का कह रहा है पुरुष जो है महिला से दुगना तेज है, यानी अगर महिला x पुरुष जो है 2x महिला के बराबर है, ठीक है, यानी दो महिलाएं जितना काम करती हैं उतना एक जो है पुरुष काम कर देता है। हम लोग एक ही करते हैं, 1 2, ठीक है। और कह रहा है कि जो एक महिला है वह लड़के से दुगनी है, यानी जो है महिला जो है लड़के से दुगनी है, तो जो पुरुष होगा वह लड़के से क्या होगा, 4 गुना तेज, यानी 4, यानी यही अनुपात हो जाएगा पुरुष और महिला और लड़के में 1:2:4। अब पूछा है कि अगर तीनों मिलकर, यानी एक पुरुष एक महिला और एक लड़का जो है तीनों मिलकर काम करते हैं तो उनको 4 दिन लगता है, तो एक लड़का कितने दिन में काम करेगा। तो जो यही अनुपात होता है, लड़का 4 2 6 1 7, 7 गुणे 4 कर देंगे 28वां लड़के का आ जाएगा, यानी लड़के को काम करने में 28 दिन जो है लगेगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, होता क्या है, इसमें फार्मूला लगा है M1 D1 = M2 D2 का लगा है। अब देखिए यहाँ पे अब लड़के को पूछा है तो पहले हम जो है यहाँ पे एक पुरुष एक महिला एक लड़का, इन तीनों का जो दिया है कि 4 दिन में काम करते हैं, और लड़के का पूछा है तो हम पुरुष को भी महिला को भी जो है और लड़के में चेंज कर देंगे। एक पुरुष बराबर कितना लड़का है, 4 लड़का, एक महिला बराबर कितना लड़का है, 2 लड़का, और एक लड़का है ही, यानी 7 लड़के जो है 4 दिन में उसको कार्य को करते हैं, तो एक लड़का कितने दिन में काम करेगा। M1 D1 वाला फार्मूला लग गया है, 7 गुणे 4, लड़का है 1, D2 निकालना है। तो चाहे वो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट तैयार है तो डायरेक्टली यही 4 2 6 7 4 28 निकाल देंगे। अगर ये पूछता कि एक जो है महिला कितने दिन में काम करेगी तो इसको इसमें चेंज कर लेते हैं, सारों को जो है महिला में चेंज करने के बाद उसको ऐड करके 4 से गुणा कर देते हैं, इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। 60 लीटर मिश्रण है और अम्ल और पानी 2 है, इसमें इनका अनुपात है 2:1। अब बोल रहा है कि इसमें कितना लीटर जो है पानी मिलाया जाए कि जो यह अम्ल और पानी का अनुपात है 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। अब देखिए मिलाया क्या जा रहा है, पानी। पहले तो अगर 2:1 में जो है अम्ल पानी है तो इसका मतलब यहाँ पे
40 जो हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, और पानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब पानी मिलाया जा रहा है इसमें। मान लीजिए हम 20 लीटर पानी था, उसमें हमने x लीटर जो है पानी मिला दिया। अब पूछा किसका अनुपात है, अम्ल और पानी का अनुपात। तो अम्ल को हमने ऊपर रख दिया 40/20 प्लस x, और वह कितने के बराबर हो जा रहा है, 1/2 के बराबर। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 40 दूनी 80, इधर जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो 20 प्लस x आएगा, 20 को इधर ले आएंगे तो 60 आएगा, x की वैल्यू आएगी 60 लीटर। एकदम सिंपल, एक लाइन का तो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण जो है ए 90 डिग्री दिया हुआ है, और भुजा ए भुजा जो है वह दिया है 25 सेंटीमीटर, और बी भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो tan b की मान, जो tan b की वैल्यू पूछा है। अब देखिए ये त्रिभुज हो गया, ये मान लीजिए ए है भुजा, ए है बी, ए है सी। ठीक, अब इस दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज है। ए बराबर 25 सेंटीमीटर, तो जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को ए कहेंगे। जैसे बी के सामने, इस बी के सामने वाली ए भुजा ये बी होगी, इसके सामने वाली भुजा ए होगी, ए भुजा सी होगी। ठीक है, तो ए दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यानी कर्ण जो है आपको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी जो है 7 सेंटीमीटर, या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और सी का वैल्यू तो उसे हम निकाल लेंगे, और tan b का मान पूछा है। तो अभी समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा, 25 का स्क्वायर 625 बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस a सी स्क्वायर, यही होगा। 49 को इधर ले आएंगे तो इसमें से घटा देंगे, 15 में से 9 जाएगा 6, 11 में से 4 जाएगा 7, 576 इक्वल टू सी स्क्वायर। 576 का वर्गमूल क्या होगा, 24, यानी ए वाली भुजा आपकी हो जाएगी 24। अब tan थीटा यानी tan b इसका पूछा हुआ है, tan b की वैल्यू, तो tan थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा लंब बटा आधार, इसका वही है लाल बटा कत्ता, ये है साइन, एक कॉस, एक टैन, इधर से कॉट, सेक, कोसेक। तो टैन थीटा का जो होगा लंब बटा आधार, कॉट थीटा का आधार बटा लंब, तो लंब बटा आधार होगा। लंब कितना है 7, आधार कितना है 24, तो tan b की वैल्यू आ गई 7/24, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी धनराशि पर जो है ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह है, तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पे देखिए ना साधारण ब्याज दिया है, ना चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। जब आपको इस तरह के प्रश्न दे तो आप साधारण ब्याज से लगाइए। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ब्याज जो है 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह है, यानी 1 रुपये पर जो है 1 रुपये पर ब्याज जो मिल रहा है 10 पैसा, 1 पैसा, और कितने समय में, 1 माह में। तो पूछ रहा है वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो वार्षिक ब्याज दर जो है, अगर यहां से हम लोग निकाल लेते हैं, ब्याज कितना है 1 पैसा, यानी 1/100 रुपया, कितने पर, 1 रुपये पर, तो एक यहाँ पे 1 रुपया हो गया। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, साधारण ब्याज का 100। तो P की वैल्यू जो है मूलधन 1 रुपए है, उस पर ब्याज जो है 1/100 मिला है, और हमसे पूछा क्या है R, T जो है 1/12,
गुणे 100, तो 100 कट जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, यानी 12% आपका आ जाएगा उत्तर 12%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन जो है 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को जो है 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। अब देखिए, अगर मानक विचलन कुछ भी हो, जैसे किसी का भी, मान लीजिए 100 प्रेक्षण है, उसका मानक विचलन n है। अब अगर इसमें 5 से अगर गुणा किया जाएगा, इन प्रेक्षणों में प्रत्येक प्रेक्षण में 5 से गुणा किया जाएगा, तो मानक विचलन में भी 5 का गुणा हो जाएगा, यानी 5n हो जाएगा। अब अगर इसमें जैसे अगर 10 से मान लीजिए गुणा करते हैं, तो मानक विचलन 10n हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 50 प्रेक्षणों का एक समूह था, वहां पे मानक विचलन कितना था 8, और प्रत्येक प्रेक्षण में कितने से गुणा किए 2 से, तो मानक विचलन में भी 2 से गुणा हो जाएगा, यानी जो लास्ट जो होगा उसका मानक विचलन जो होगा 16 होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है x के किस मान के लिए जो है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। तो बहुलक क्या होता है, जो भी आंकड़ा होता है अगर उसमें जिसकी जो सबसे ज्यादा बार आया होता है तो वही होता है बहुलक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 जो है 3 बार आया हुआ है, 27 3 बार आया हुआ है, तो अगर s की जगह पे हम 27 रख दें तो 27 जो होगा 4 बार आ जाएगा, तो उसमें सबसे ज्यादा, उस आंकड़े में सबसे ज्यादा बार कौन आ जाएगा 27, तो 27 बहुलक हो जाएगा। तो यानी x की जगह पर हम क्या रखेंगे 27, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 1, 6, 8, 3 और 2, ये 5 संख्याएं दी हुई हैं। इनका जो है माध्य और माध्यिका का योगफल पूछा है। तो माध्य क्या होता है, माध्य जो होता है जितनी संख्याएं दी होती हैं उनका योगफल निकाल के, और उनकी संख्या, जैसे 5 संख्याएं दी हुई हैं, इनका पहले योगफल निकाल लीजिए, 6 1 7, 7 8 15, 3 18, 2 20, और इनकी संख्याएं कितनी है 5/5, यही होता है माध्य, यानी कुल मिला के एवरेज जैसा जो औसत होता है वही माध्य। तो माध्य कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब माध्यिका माध्यिका जो क्या होता है, माध्यिका जैसे होता है, अब वो डिपेंड करता है कि वो ये जो है जो संख्या की मात्रा है, जो पद है वह विषम है कि सम है। अब यहाँ जानिए, अगर विषम संख्याएं हैं तो जो है जो बीच की संख्या होती है वही जो होता है उसका माध्यिका होता है। ठीक है, और अगर सम संख्या होती है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 6 8 3 2 4 ये दे दिया होता, तो ये जो बीच की 2 संख्याएं होती इनका योग करके बटे 2 कर देते, वह माध्यिका हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यिका क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या यानी 8। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि n प्लस 1/2 टर्म। यहाँ पे 5 पद है तो 5 + 1/2 यानी 6/2, यानी तीसरा पद, 3 नहीं, अब यहाँ पे 3 मत रख दीजिएगा, जो तीसरा पद होगा, थर्ड टर्म होगा, वह जो होगा माध्यिका। तो यहाँ पे थर्ड टर्म कौन है 8। ठीक है, तो आपका जो है माध्य निकल गया, आपकी माध्यिका निकल गई, दोनों का योग पूछा हुआ है, तो 4 + 8 = 12, आपका जो हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न है एक व्यक्ति अपनी जो है यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन से, 17/22 भाग जो है कार द्वारा, और शेष 1 किलोमीटर, जो शेष एक बचा है 1 किलोमीटर, वह पैदल चलकर तय करता है, तो वह कितनी जो है दूरी तय करता है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मान लीजिए जो भी दूरी x दूरी तय किया है, तो अगर इसको पहले हम जोड़ते हैं, कितना हुआ है 22, इसका एलसीएम होगा
11 दूना 22, 2 दूनी 4, 17, 4 21, यानी वह 21/22 भाग जो है ट्रेन और कार से चलता है। शेष कितना बचा? अब टोटल एक भाग होता है, किसी भी चीज का भाग कितना होता है? एक परसेंटेज किसी भी चीज का 100 होता है और किसी भी चीज का भाग जो है एक। कोई भी अपने जैसे अगर पूछे मार्कर का जो क्या है एक भाग है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो उसका जो भाग होगा, तो अब एक भाग टोटल है, जितना भी दूरी हमने जो भी उसका x दूरी था वह अपने आप में एक भाग था। अब उसमें 21/22 भाग जो है वह ट्रेन और कार से चल लिया, तो जब एक में से इसको घटा देंगे 21/22 तो जो पैदल चला उतना भाग जो है पैदल चला है, तो 22 - 21 यानी 1/22, 1/22 भाग जो है वह पैदल चला है। अब यही 1/22 जो है वह 1 किलोमीटर के बराबर है, क्योंकि उसने दे रखा है कि शेष जो है 1 किलोमीटर जो है वो पैदल चलता है, यानी 1/22 जो टोटल दूरी है, टोटल दूरी का 1/22 भाग जो है 1 किलोमीटर के बराबर है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी मान लीजिए x था, तो x का जो है x/22 भाग जो है 1 किलोमीटर के बराबर था, तो टोटल दूरी जो हो जाएगी 22 उधर जाएगा, बुरा होगा 22 किलोमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समझ लीजिए परिभाषा या थ्योरी है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं क्या होती है। इसमें बारंबारताएं जो होती है वर्गों के जो है वर्ग अंकों पर केंद्रित होती है, ऑप्शन डी। यहाँ पे जो भी इस टाइप की जो भी परिभाषाएं महत्वपूर्ण लगेगी उसको भी हम लोग जो है क्लास में पूरा उसको आपको कवर करा देंगे, नोट करा देंगे, जिसपे जो है पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है 930.25 के वर्गमूल से जो है कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम जो है वह पूर्ण संख्या बन जाए। तो 930.25 है। अब यहाँ पे देखिए, जब अब इसका या तो आप वर्गमूल निकालिए तो उसमें अब काफी लंबा लगेगा, तो इसको वर्गमूल जो है निकालने के लिए जो है तुरंत आ जाए उसको कैसे देखिए। अब ये 930 जो है क्या 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 और 31 का स्क्वायर कितना होता है 961, यानी जो यह स्क्वायर जो यह है ये 30 और 31 के इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 30 और 31 के बीच में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए लास्ट में 25 है, ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 रहा होगा तभी तो ये 25 आया है, क्योंकि 0.5 का स्क्वायर करेंगे तभी 0.25 आएगा। तो यहाँ पे पक्का हो गया कि यहाँ पे लास्ट में 0.5 है। तो अब इधर 30 और 31 के बीच में अब 31 यहाँ पे तो रख नहीं सकते, यहाँ पे रखना पड़ेगा 30 ही, 30.5 ही इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि क्या जोड़ें कि वह पूर्ण जो है पूर्ण संख्या बन जाए। इसमें हम जब 0.5 जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। 0.5 का मतलब 5/10 यानी 1/2। ठीक, अब वर्गमूल कैसे निकालना है, कैसे स्क्वायर करना है, उसका ट्रिक यही सब कॉन्सेप्ट बताएंगे हम आपको। इसको मतलब कि वर्गमूल चाहे निकालना हो चाहे स्क्वायर करना हो, आप अपने आप इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू कोई भी चाहे जितना बड़ा संख्या हो आप आराम से, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार वहां पे पहुंच ही जाएंगे। अब आप जो है अब आपकी जो है एक बार आदत हो जाएगी तो अपने आप देख के समझ में आ जाएगा कि ये किसका स्क्वायर होगा या किसका वर्गमूल होगा। नेक्स्ट 300 ग्राम की चीनी के जो विलयन में 300 ग्राम टोटल विलयन है उसमें चीनी जो है 40% है, यानी चीनी कितनी है 120, इसका 40% क्या होगा 300/40% यही होगा 312 120 ग्राम। 120 ग्राम क्या है चीनी है। अब बोल रहा है कि इसमें कितना चीनी मिलाया जाए कि विलयन में जो है चीनी 50% हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मिलाया क्या जा रहा है चीनी, और चीनी का ही जो है परसेंट 50 हो रहा है। चीनी है 120, इसमें मान लीजिए हम x जो है मिला दे रहे हैं चीनी। अब बिलियन जो है, अब देखिए चीनी में जब हम मिलाएं उसमें चीनी मिलाएंगे, मान लीजिए बिलियन 10 लीटर है, ठीक है, यहाँ पे 10 लीटर ऐसे है। अब चीनी इसमें जो भी था 2 था, 2 केजी। अब इसमें अगर हम 1 केजी चीनी मिलाएंगे तो यह बिलियन का भी तो मात्रा बढ़ेगा, वो भी तो 11 केजी हो जाएगा। अगर 1 केजी है तो अभी 11 केजी हो जाएगा, यानी अगर हम चीनी की मात्रा यहाँ पे x बढ़ाए हैं तो टोटल बिलियन अगर 300 है तो अभी तो 300 + x हो जाएगा।
बटा 300 प्लस एक्स हो गया टोटल बिलियन। अब यही बोल रहा है कि यह जो है परसेंटेज जब इसका निकालें तो इस बिलियन में क्या हो जाएगा, वो 50 हो जाए। अब है एक्स की वैल्यू अगर निकाल लेंगे हम तो पता चल जाएगा कितना चीनी मिला है। तो 50 गुना 100, अब तिरक गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 है तो ए हो जाएगा 120 गुना 240 प्लस 2x इक्वल टू 300 प्लस एक्स। एक्स को इधर ले जाएंगे तो 2x माइनस एक्स बचेगा x, 240 को उधर ले जाएंगे तो 300 माइनस 240 बराबर 7, यानी जो है 60 ग्राम हमको चीनी मिलाना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और उसी संख्या में जो है 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक स्केल समझिए, ये मान लीजिए 0 है, अब इधर +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3। ठीक है, अब अगर मान लीजिए वो संख्या यहाँ पे थी, अब उसमें अगर हमने 2 जोड़ा तो संख्या यहाँ पे पहुंच जाएगी। अब अगर उसमें मैंने 2 घटाया तो संख्या यहाँ पे पहुंच जाएगी। अब देखिए दोनों के बीच डिस्टेंस क्या हो रहा है, अब ये नहीं है कि दो जोड़ा है मैंने, क्योंकि अलग अलग हम एक बार 2 को जोड़ा है फिर यहाँ पहुंचाया है। ठीक है, फिर इसी संख्या पे आए हैं फिर 2 घटाया है यहाँ पहुंचा, दोनों बार अलग अलग क्रियाएं हो रही। एक बार होता था तो उनका जो है एक बार 2 जोड़े एक बार घटाए तो फर्क वहीं पे जो है वहीं आ गया। वो बोल रहा है यहाँ बोल रहा है कि बोल क्या रहा है, किसी संख्या में 8% जोड़ने और फिर नहीं बोला उसमें, फिर जो है अलग से 3% घटाने पे जो है संख्याओं के बीच अंतर 407 है, जो दोनों संख्याएं आ रही है। यानी पहली बार जब वह 8% जोड़ रहा है तो यहाँ इधर जा रहा है, दोबारा जो है 3% इसी में घटा रहा है तो इधर आ रहा है। तो देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, जब +2 पे है और एक बार -2 किया हमने तो दोनों के बीच डिफरेंस जो है 4 हो रहा है। उसी प्रकार जब वो संख्या था, जब हमने 8% जोड़ा तो इधर कहीं पे वो 8% यहाँ पे जोड़ने पे इधर आया, और जब 3% हमने घटाया तो ये यहाँ पे 3% पे आया। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11%, और यही 11% को उसने दे रखा है 407। ठीक है, यानी वह उस संख्या का 11% ही क्या दे रखा है उसने, 407। अब अगर संख्या का 11% 407 है तो टोटल संख्या अपने आप में कितनी होगी, 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 407 बटा 11 गुणे 100। 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 या 33, 7 11 से 77, यानी टोटल जो संख्या हो जाएगी 3700। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, 5 सही 3/4, 4 सही 4/5, 7 सही 3/8, ये 3 जो है इनका योगफल किया जा रहा है। और उसमें पूछ रहा है कि इसमें इनके जो जोड़ने के बाद उसमें कौन सा भिन्न जोड़ा जाए जिससे जो है जो संख्या आए वह एक पूर्ण संख्या हो। तो पहले तो इनको जोड़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 3 23/4, 5 चौक 20 4 24/5, 8 7 56 3 59/8। इनको ऐड करिए, इनका एलसीएम क्या आएगा, 40। ठीक, 4 दहा में 40, यानी ये हो जाएगा 230। 5 अट्ठे 40, 8 का 24 में गुणा करेंगे, 24 अट्ठे 192, 8 5 40, जब इसमें गुणा करेंगे 5 से 5 45, 5 25 4 29, 295। ठीक, अब इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 7, 9 9 18 3 21, हासिल लगा 2 2 2 4 1 5 2 7, 717/40। ठीक है, 717/40। अब इसको जो है डिवाइड करिए। अब डिवाइड इसको दशमलव में नहीं करना है हमें, इसको सही मिला जैसे ये था उस प्रकार इसको लाना है। ठीक है, अब देखिए ये है 4 से 4 700 के करीब है। अब डायरेक्टली 4 से गुणा करते जाइए, 40 दहा में 400 बचा 300, 4 से 28, अब 4 8 32 जाएगा नहीं, 17 तक जाएगा,
17 का कितना होगा, 17 चौका 8, 680। अब 717 में से 680 घटा दीजिए, बचेगा कितना, 37, यानी 17 सही 37/40। ठीक है, यही तो आएगा 17 सही 37/40। अब देखिए ये तो पूर्ण संख्या है, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 17 + 37/40। ठीक है, अगर पता था ठीक है, नहीं पता तो जान लीजिए। ठीक है, तो अब अगर इस वाले को हम एक बना दें तो यह पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब यह एक बनेगा कैसे, एक में से इसको घटा दें 37/40, जितना आएगा उसी को तो जोड़ देंगे, उसमें तो वह एक बन जाएगा। तो एक में से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 40 में से 37 जाएगा, 3/40, ये हो गया। यानी अगर हम इसमें 3/40 जोड़ दें तो यह एक बन जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 3/40, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है, 10 वस्तु जो है वह कितने में खरीदता है, 8 रुपए में। अब बोल रहा है कि वह उन्हें जो है 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। एक वस्तु जो है वह 1.25 रुपए में बेचता है। तो टोटल वस्तु उसने 10 वस्तु खरीदी थी, तो 10 वस्तु वह कितने में बेचेगा, 10 वस्तु बेचेगा वह 10 × 1.25 में, यानी 12.25 रुपए में। अब देखिए 8 रुपए में वह खरीदा था, 12.5 रुपए में बेचा था, उसको फायदा कितना हुआ, टोटल 4.5 रुपए का फायदा हुआ है, 4.5 रुपए का कितने में, 8 रुपए में। तो यहाँ /8 करेंगे, गुणे 100, तो यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे हटा के इसको 45 कर देंगे, और बचा यहाँ पे 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 20 22/4। अब इसको 4 पंचे 20, 2 4 छाप 24, 1 56 सही 1/4, ये आपका उत्तर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सही बी। नेक्स्ट है, बजट से पहले किसी कार की कीमत जो है 30% बढ़ाई जाती है, फिर बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, यानी एक बार 30% बढ़ाया गया, उसी पे फिर 10% बढ़ा दिया गया। तो कार की कीमत में कुल प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई, इसका जो इसको निकालते हैं x + y + xy/100। तो पहले 30% बढ़ाई गई, फिर उसके बाद 10% फिर बढ़ाई गई, तो 30 × 10/100, 0 कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 × 10 = 40, और यहाँ पे 3, यानी 43%, यानी कुल प्रतिशत 43% हुई। या तो इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए 100 था टोटल, पहले 30% बढ़ाए तो कितना किए, 130/100 कर दिए, यानी उस वस्तु का, फिर से 10% बढ़ाए तो 110/100 हो गया। एक जीरो से 2 जीरो, ये कट गया 2 जीरो से, फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 13 में 11 गुणा करें, 13 का 13, 13 का 13 14, टोटल हो गया 143। 100 था, 100 से 143 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा, 43%। चाहे आप ऐसे लगा लीजिए, चाहे ऐसे लगा लीजिए, बोलो। नेक्स्ट प्रश्न है, 27 के घात x = 9/3 के घात x। तो इस यहाँ पे जो है वैल्यू किसका पूछा है, 1/x/4 की वैल्यू पूछा है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें x की वैल्यू हमें पता हो जाए तो निकालेंगे। अब इसको इधर ले आते हैं, 27 के घात x × 3 के घात x = 9। अब यहाँ पे देखिए, अब 27 के घात यहाँ पे 27 के घात पे यहाँ पे 3 पे है, तो ये आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, इसको भी हम लोग जो है 3 के घात में चेंज कर देते हैं। तो 27 का क्या होता है, 3 के घात 3, यही होगा 27 का मतलब, और इसके घात जो है x है, तो एक हो जाएगा 3 के घात 3x, और यहाँ पे है 3 के घात x,
अब देखिए दोनों जो है नीचे समान है, तो ये जो है घाते जो है आपस में जुड़ जाएंगी, तो 3 के घात क्या हो जाएगा ऊपर 4x, और यही है इधर 9 है, 9 को जब 3 के घात में बदलेंगे स्क्वायर, यानी यहाँ पे 4x इक्वल टू, जब दोनों की तुलना करेंगे तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यानी x इक्वल टू 2/4 यानी 1/2। अब वो यहाँ पे x की वैल्यू रख लें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/x की वैल्यू कितना है 1/2 का घात 4, यानी 1/2 का इस घात 4 क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब ये 16 ऊपर चला जाएगा, यानी 16/1 यानी 16, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई धन जो है साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, तो ब्याज दर कितना है? इसका एकदम सिंपल 10 100/10 गुणे 1 यानी 10%। ठीक, अब ये यहाँ पे एक दिमाग में रख लीजिए, कॉन्सेप्ट इसका पूरा क्लास में बताएंगे, यहाँ पे एक ट्रिक यहाँ पे आप दिमाग में रख लीजिए। अगर जो दिया हुआ है कोई धनराशि साधारण ब्याज पे 10 वर्षों में 20% जो भी है, ऊपर आप हमेशा 100 रखेंगे, नीचे जो है बटा जो टाइम दिया हुआ है 100/टाइम इनटू, अगर 2 गुनी किया है तो उसमें मतलब जितना गुना दिया हो उसमें से जो 1 घटाकर, अगर 2 गुना दिया है, अगर 2 गुना मतलब दिया हुआ है तो 2 गुनी यानी यहाँ पे 2 -1, अगर यहाँ पे 3 गुना दिया होता तो 3 -1 यानी 2 रखते। अगर 4 गुना का पूछा होता तो 4 -1, यानी जितना भी गुना दिया हुआ उसमें से 1 घटा के रख देंगे, वही आ जाएगा आपका दर। ठीक है, इस प्रकार जो है हम लोगों ने पूरा जो है सेट सॉल्व कर लिया है और देख भी लिया कि कहां से कितने प्रश्न आते हैं, कैसे जो है आपको जो है उसको समझना है, उसी हिसाब से तैयारी करना है। उसके अलावा जिन क्षेत्रों से प्रश्न आए हुए हैं उनको तो पूरी तरीके से तैयार करना है, इसके अलावा भी तैयार करना है, क्योंकि इतना जान लीजिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है इस एग्जाम में, क्योंकि अभी कोई भी एग्जाम इधर हो नहीं पाया है। और जब भी एग्जाम होगा कोई भी बच्चा हो, चाहे वो यूपीएससी का बच्चा हो चाहे एसएससी का बच्चा हो, हर एक बच्चा जो है इस एग्जाम में बैठेगा। अब अगर एसएससी का बच्चा बैठता है तो पक्का वो है कि वह इस वाले में 25 क्वेश्चन मैथ का जो है करेगा, और अगर यूपीएससी के बच्चे बैठते हैं यूपीपीसीएस के तो पूरे के पूरे जीएस मैक्सिमम क्वेश्चन को टच करेंगे। यानी आपको जो है दोनों को बैलेंसिंग करना है, जीएस को भी बैलेंस करना है, आपको ग्रामीण समाज को भी बैलेंस करना है, मैथ को भी आपको बैलेंस करना है, तभी जाके आपको सिलेक्शन, आपको अच्छे मार्क्स नहीं ले आने, अच्छे मार्क्स तो पता नहीं कितने लोगों का आएंगे, लोगों का 0.5 0.25 से रुकता है, तो आपको सिर्फ अच्छा मार्क्स नहीं लाना है, आपको सिलेक्शन लेना है। यहाँ पे आपको पता है 5200 से पद आने वाले हैं, 5200 हो सकता है, 5500 हो जाए, 6000 4000 भी हो सकता है, और इतना तो आपको पता है 10 लाख से नीचे फॉर्म नहीं पढ़ने हैं। अब उस 10 लाख में से कम 50,000 तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, नहीं हम कहते 10,000 ही बच्चे पढ़ने वाले हैं, 10,000 बच्चों में से अगर पढ़ने वाले हैं तो उनको भी क्रॉस करना है, 5200 पद है, यानी उनको क्रॉस करने के लिए आपको एक एक प्रश्न के लिए जो है मेहनत करना पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़िए, आप मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे, जब दोनों लोग मेहनत करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे साथ आप जुड़ सकें, अन्य जो आगे वाली जो वीडियो है उसका जो है आपको नोटिफिकेशन जिससे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।